यूपी बोर्ड क्लास 11 का सिलेबस 2027 के लिए क्या होगा, क्या हमारे सिलेबस में कुछ नया बदलाव हुआ है, क्या नया सिलेबस अपडेट हुआ या नहीं, सारी जानकारी आज की इस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। इसमें इकाई 4 पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक कंपनी निर्माण यानी कि एक कंपनी कैसे फॉर्मुलेट होता है, कैसे बनता है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, तो सबसे पहले तो परिचय है कि सांख्यिकी होता क्या है, आंकड़ों का संग्रह कैसे करेंगे, व्यवस्थीकरण और प्रस्तुतिकरण कि आखिर में देश की स्थिति कैसी थी जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए, सामान्य हिंदी के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सिलेबस को समझने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 के लिए। तो मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का ये सिलेबस वाली वीडियो में। और आज देखो यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 11 का सिलेबस 2027 के लिए क्या होगा, क्या हमारे सिलेबस में कुछ नया बदलाव हुआ है, क्या नया सिलेबस अपडेट हुआ या नहीं, सारी जानकारी आज की इस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी से, यानी कि लेखा शास्त्र। देखिए अकाउंटेंसी आपको 2 पार्ट में पढ़ना होगा, एनसीईआरटी भी बिल्कुल आपका उसी प्रकार से बटा हुआ है। सबसे पहले यहां पर इकाई वार आप देख लेंगे कि चैप्टर्स के नाम क्या क्या दे रखा है। पहला देखेंगे लेखांकन एक परिचय, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। दूसरा है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार यानी कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। तीसरा है लेन देनों का अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 है आपका, इसी प्रकार से पार्ट 2 भी आपको कवर करने होंगे। फिर यहां पर इकाई नंबर 3 जिसमें कि बैंक समाधान विवरण को पढ़ना होगा। और फिर तीसरा रेक्टिफिकेशन वाला एरर वाला चैप्टर यहां पर आ गया है। तो यहां पर 2 पार्ट में फिर से आपको तीसरी इकाई नजर आया। चौथी इकाई के अंदर आपको ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, इसी प्रकार से प्रोविजंस और फिर आपको जो है रिजर्व्स पढ़ने होंगे। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर रखे गए हैं। अब बात करते हैं इकाई 5 पर। लास्ट यहां पर है आपका ये भाग 2 के अंदर आएगा, यानी कि पार्ट 2 के अंदर, जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको 2 पार्ट में कवर करने होंगे। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डिटेल में करवाया जाता है, तब आप कवर करोगे। फिलहाल यहां पर आते हैं दूसरे सब्जेक्ट जो कि है व्यवसाय अध्ययन यानी कि बीएसटी। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज जो आपको 2 पार्ट में कवर करना होगा। एनसीईआरटी भी 2 पार्ट में है आपका। इसमें जो पहली इकाई के अंदर 2 चैप्टर्स रखे गए हैं जिसमें कि व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य हैं, यानी कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। फिर नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप कहते हैं व्यावसायिक संगठन की प्रकृति, है ना। नेक्स्ट आपकी इकाई नंबर 2 आ जाएगा जिसमें कि निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम रखे गए हैं, यानी कि प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। और लास्ट में आपका यहां पर है व्यावसायिक सेवाएं यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज। तो इस तरीके से यहाँ पर चैप्टर्स के आपको नाम पूरे पता चल गया होगा। एक ओवरव्यू वाली वीडियो है जिसमें कि आपको हर चीज आपको यहाँ पर डिटेल में हम तो बता रहे हैं कि चैप्टर्स के नाम क्या है, बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से चैप्टर हैं, अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से हैं और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हैं। ऐसे मैं लैंग्वेज के ऊपर भी आगे बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इकाई 3 पर। तो इसमें आपको इमर्जिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस पढ़ने होंगे, यानी कि व्यवसाय के उभरती पद्धतियां, यानी कि कौन कौन से नए मेथड्स आ रहे हैं बिजनेस के अंदर में। नेक्स्ट देखेंगे व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता, यानी कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो क्या हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या नहीं, उसकी जानकारी यहां पर होगी, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है जी, तो ये पूरी तीसरी इकाई हो गया। फिर दूसरे भाग के अंदर यानी कि पार्ट 2 के अंदर में व्यावसायिक संगठन एवं व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार, इस तरीके से दूसरे भाग का नाम रखा गया है। इसमें इकाई 4 पर ध्यान देंगे तो यहां पर एक कंपनी निर्माण, यानी कि एक कंपनी कैसे फॉर्मुलेट होता है, कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, कंपनी का फॉर्मेशन समझेंगे। व्यवसायिक वित्त के स्रोत, यानी कि किन किन जगहों से हम अपने बिजनेस के लिए पैसे जुटा सकते हैं या साधन जुटा सकते हैं। नेक्स्ट है इकाई 5 में यहां पर 3 अलग अलग चैप्टर्स। सबसे पहले स्मॉल बिजनेसेस की बात करेंगे, यानी कि लघु व्यापार। फिर आंतरिक व्यापार यानी कि इंटरनल ट्रेड, जो देश के अंदर की बातें करता है। फिर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और व्यावसायिक उद्यमिता की बात करेंगे, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको एमएसएमई कहते हैं। और फिर आपके जो बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरीके से आपकी टोटल 5 इकाई यहां पर हो गए बिजनेस स्टडीज के अंदर में। छठी इकाई की बात करें तो यहां पर
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बातें पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसा ही जहां पर आपने देखा 5वीं इकाई के अंदर में इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार, ठीक वैसा ही है अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी कि वैश्विक स्तर का व्यापार। ठीक है जी, इसको आप 2 भाग में कवर करने वाले हैं। तो ये रहे टोटल वो चैप्टर जो कि व्यवसाय अध्ययन के अंदर आपको पढ़ने होंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसे आप अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में भी आपको इकोनॉमिक्स 2 भाग में पढ़ना होगा। एक छोटी सी जानकारी यहां पर बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे बार बार कहते हैं सर मैं यूपी बोर्ड से हूं, तो यूपी बोर्ड के लिए जो है जानकारी ध्यान से सुन लेना। और स्पेशली जो कोई बच्चे हमें देखते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, वो भी यहां पर ध्यान से देख लेंगे। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर ध्यान नहीं दोगे तो, क्योंकि यूपी बोर्ड या फिर बाकी जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड हैं उन बच्चों को पढ़ना होता है 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स। क्लास 11th के अंदर में एक पहला आ जाता है स्टैट्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसको आप कहते हैं, जिसमें माध्य माध्य का बहुलक ये सब तो क्लास 11th में पढ़े हो, वो सारी चीजें फिर से यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावे कोरिलेशन जैसे टॉपिक्स भी यहाँ पर हैं, सहसंबंध है, सूचकांक है, ये सब सारी चीजें सीखोगे। और दूसरा भाग में है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ना होगा और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना होगा स्टेट बोर्ड के बच्चों को, खास करके हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड के बच्चों का। नेक्स्ट, अगर सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं क्लास 11th में, वो क्या पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर में, तो एक आपका तो होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स होता है आपका भी, और साथ साथ में एक जो भाग है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ गए होगे। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर में, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्लास 11th में पढ़ लेते हैं। समझ आ गया होगा बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, क्लियर है ना। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, जो स्टैटिस्टिक्स हैं इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले तो परिचय है कि सांख्यिकी होता क्या है, सांख्यिकी का महत्व या फिर इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब पढ़ोगे। आंकड़ों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों का संग्रह कैसे करेंगे, व्यवस्थीकरण और प्रस्तुतिकरण, ऐसे चैप्टर्स रखे गए हैं। फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल है एंड देयर मीनिंग, कि आखिर में माध्य माध्य का बहुलक क्या होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ये सब सारी बातें यहाँ पर सीखोगे। और नेक्स्ट चैप्टर है कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है या फिर यहाँ पर कह सकते हो क्या दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ इस तरीके से धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध जैसे टॉपिक कवर करने वाले हो। और साथ में कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। और मेथड्स कौन कौन से हैं, तो कार्ल पियर्सन मेथड्स वगैरह सीखोगे आप यहाँ पर डिटेल में। तो 3 मेथड टोटली यहाँ पर आप फोकस करते हो, लेकिन 2 मेथड तो ज्यादा जरूरी है, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है जी। सूचकांक जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर निकालना सीखोगे, तो ये वो वाला चैप्टर है असल में। तो ये रहे आपके सांख्यिकी के पूरे पूरे चैप्टर्स। अब दूसरे भाग जहां पर हम बात करते हैं भारत का आर्थिक विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें चैप्टर्स जो रखे गए हैं ना बहुत कम कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इन चैप्टर्स को जरा खोलोगे तो बड़ा भयानक सा नजर आएगा। पहले देखोगे विकास के अनुभव 1947 से 90 तक का रखा गया है, जबकि एनसीईआरटी जो है इसी चीज को अलग अलग खंड करके बना देता है, तो उस पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको हर एक चीज डिटेल में समझाता हूं। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस लेना है 1947 से लेकर के 90 तक का, जिसमें कि बात किया जाएगा कि आखिर में देश की स्थिति कैसी थी जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए, और फिर 1990 तक 1950 से लेकर के 1990 तक के हालात कैसे रहे, भारत ने कैसी जो है रणनीतियां अपनाई इकोनॉमिक बेसिस पर, तो वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। और फिर इसी में एक और चैप्टर जोड़ दिया गया है 1991 से कैसे जो है भारत का आर्थिक सुधार हुआ, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहते हैं, या फिर एलपीजी ग्रोथ मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये सारे चैप्टर यहाँ पर यानी कि पहले में 3 चैप्टर हैं टोटल देखें तो। नेक्स्ट वाले देखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां यानी कि करेंट चैलेंजेस फेसिंग इन दी इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या को आप पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट वाला देखोगे तो भारत का अपना विकास का अनुभव पड़ोसी देशों के साथ तुलना, यानी कि हमें कंपैरिजन करना है चाइना से और पाकिस्तान से। ठीक है जी, तो वही वाला चैप्टर है इंडियाज ओन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस
कंपेयर्ड विद द नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज में हमें चाइना और पाकिस्तान, दो देशों को लेकर के तुलना करना होगा। तो ये रहे इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर। अब बात करते हैं अंग्रेजी में। यहां पर इंग्लिश वाले पेपर के अंदर में सबसे पहला जो पार्ट है आपका, वो देखेंगे ये कवर करना होगा रीडिंग सेक्शन, जिसमें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और वो बिल्कुल अनसीन पैसेज होगा, मतलब पहले आपने कभी नहीं देखा है ऐसे पैसेज। इससे 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 4 क्वेश्चन जो हो 3-3 नंबर का होगा, मतलब टोटल 12 नंबर यहां से आप हासिल कर सकते हो। उसके बाद आता है दूसरा रीडिंग सेक्शन, सॉरी राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के बाद राइटिंग सेक्शन। यहां पर आपको क्या क्या तैयार करने होंगे, तो एक तो आपका यहां पर नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता है, समरी का क्वेश्चन होता है, उसके बाद आर्टिकल और ऐसे का क्वेश्चन होगा, और फिर जो है लेटर टू एडिटर, स्पष्ट किया हुआ बिल्कुल किसके पास लेटर लिखने नहीं लिखने, कंप्लेन लेटर्स, फिर जो है बिजनेस लेटर, इस प्रकार के आपके टोटल जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया इसके पैटर्न क्या रहने वाले हैं। नेक्स्ट जब जाएंगे हम, तो तीसरे सेक्शन सी में मिलेगा ग्रामेटिकल पोर्शन। इसके लिए कोई खास बुक नहीं, बल्कि टीचर्स जो आपको कह दें उसी बुक को फॉलो करना है। आपके सिलेबस में भी ये बात कहा गया है, लास्ट में हम दिखा देंगे। तो बोला है कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज, या फिर लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि बेस्ट है होगा नरेशन के ऊपर में, है ना। इसी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा यहां पर, फिर जो सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिंटेक्स वाला को क्वेश्चन पूछा जाता है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये जो है टोटल के टोटल 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 10 रहेगा टोटल क्वेश्चन। तो यहां पर 20 अंक हासिल कर पाते हैं। साथ में ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो 7 से 8 सेंटेंसेस ऐसे रहने वाले हैं, मतलब कि टोटल जो है आपको यहां पर 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद सेक्शन डी में जब जाते हैं तो लिटरेचर की बात होगी। यहां पर आपकी जो है किताब की पूरी पूरी कहानी आ जाएगी, जिसमें कि हॉर्नबिल आपका जो पहला टेक्स्ट बुक है, और इसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों क्वेश्चन जो होता है वो 4-4 नंबर का होता है। टोटल 8 नंबर आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है हॉर्नबिल वाले क्वेश्चन, मतलब हॉर्नबिल वाले बुक से। इसके बाद आपका दूसरा शुरुआत हो जाएगा फिर स्नैपशॉट का, इसी प्रकार से। लेकिन इसमें ध्यान रखना, पोएट्री वाले सेक्शन में, पहली किताब के अंदर पोएट्री वाले सेक्शन में सेंट्रल आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको टीचर्स भी यहाँ पर डिटेल में चीजें बताएंगे ही। इसके अलावा स्नैपशॉट एक दूसरी किताब आ गई, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री रीडर बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और दोनों क्वेश्चन जो होते हैं वो फिर से कह रहे हैं 4-4 नंबर का होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले किताब में बताया। और यहां पर भी आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 7 नंबर का होगा। ठीक है जी। फिर आते हैं हॉर्नबिल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो ये रहे सारे चैप्टर्स के नाम। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लेना, या फिर ऑफिशियल सिलेबस यूपी बोर्ड का डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी। और फिर ये पोएट्री वाले सेक्शन में इस प्रकार के सारे चैप्टर के नाम रखे गए हैं। ओके जी। स्नैपशॉट वाले जो सारे चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर ऐसे एड्रेस किए गए हैं, और स्पेशली जो मैंने बात किया था अभी कि ग्रामेटिकल पोर्शन जितने भी हैं उसके लिए कोई बुक फॉलो करना है, तो देखो यहाँ पर नो बुक हैज बीन क्या बोला है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, कि आपके यहाँ पर कोई भी चीज बखान नहीं की जा रही है। स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक, कोई भी आप बुक चुनाव करिए जो कि रिकमेंड किया जाता है आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा। जो आपको टीचर्स बताते हैं, जिनसे आप फॉलो कर रहे हो, जिनसे पढ़ रहे हो, उन्हीं की बातें आप मान करके वो किताब ले लेना ग्रामर वाला। ठीक है जी। अगर लेने की जरूरत नहीं है तो टीचर्स ही सारी चीजें लगभग करवा ही देते हैं आजकल, तो वो भी आपको अच्छा रहता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, सामान्य हिंदी के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा। जनरल हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की वो पार्ट जिसमें यहाँ पर खंड क के अंदर में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, इस तरह की जो है चीजें आपको बताई जाएगी। और ये टोटल जो है वो सारे जो है वो पार्ट बाय पार्ट आप एक एक चीजों पहले स्क्रीनशॉट इसको कर लो। ठीक है जी। आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल सिलेबस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपीएमएसपी के साइट पर चले जाकर के डाउनलोड कर लेना। ये सारे चैप्टर्स हिंदी के रहे। खंड ख के अंदर भी आपको टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो है वो क्वेश्चन कैसा रहेगा नहीं रहेगा, जब टीचर्स आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे ना, तब जाकर के ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि आपके टॉपिक्स, आपके जो वो चीजें बहुत स्पेशली पकड़ में आना जरूरी है। खास करके लैंग्वेज वाले जहां तक सब्जेक्ट की बात करें,
इसमें जो है ना ग्रामेटिकल पोर्शन आते हैं, यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी का व्याकरण वाला जो पार्ट आ जाएगा। तो ये सब सारे जो है टीचर जैसे सजेस्ट करते हैं वैसे ही पढ़ाई करना है, अटपटांग नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर जेंडर यानी कि लिंग से संबंधित है, वचन, कारक, काल, ये सब जो चीजें हैं आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, लेकिन टीचर जिस प्रकार से फॉलो करने के लिए बोलते हैं उस प्रकार से फॉलो करना है क्लास 11 के अंदर। ठीक है जी, ये खंड ख के अंदर का ही सारा पार्ट है। अलंकार वगैरह भी आपको पढ़ने होंगे। और फिर पत्र लेखन की जब भी चीजें आ जाएगी, राइटिंग सेक्शन ये अपना है हिंदी में, तो इसमें जो है नियुक्ति आवेदन पत्र, फिर बैंक से संबंधित किसी व्यवसाय के लिए जो है ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, इस प्रकार के प्रार्थना पत्र, ये सब सारे आपको सीखने होंगे। फॉर्मेट कैसा रहता है, किसे हमें कैसे लिखना है। ठीक है जी, सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, तो टीचर से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। लेकिन हिंदी की जो भी बातें करते हैं तो राजेंद्र श्रृंखला से आपको बहुत डिटेल में बहुत मस्त तरीके से पढ़ाते हैं हिंदी, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। फिलहाल ये रहे आपके यहाँ पर लेखक के नाम और यहाँ पर रहे पुस्तक के नाम। ठीक है जी, जिसमें गद्य खंड है, उसके बाद यहाँ पर जो है पाठ है, सारे जो हो चैप्टर्स के नाम दे रखा है। फिर यहाँ पर भी आप कैप्चर करना चाहो तो इस सब चीजों को कैप्चर कर लीजिए, ये आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। और ये पहले ही खंड के अंदर की सारी बातें हमने बता दी। अब आते हैं फिर हमारा यहाँ पर पुस्तक लेखन, सारे जो वो आप कैप्चर कर सकते हो इसको एक एक करके, हमने धीरे धीरे करके सारी चीजें दिखा दी। तो ये रहे कंप्लीट आपके सिलेबस। एक ओवरव्यू देना बहुत जरूरी था आपको, है ना। बहुत सारे बच्चे लगातार इस बात को मैसेज करते रहते हैं कि सर सिलेबस में कुछ नया बदलाव हुआ है क्या। तो यूपी बोर्ड क्लास 11 के सिलेबस में कोई नया बदलाव नहीं है। अगर आपको इस चीज का बहुत बारीकी से बताऊं तो सिलेबस अभी डिटेल करके नहीं दोबारा से अपडेट किया गया है 2027 के लिए, यानी कि 26-27 के लिए कोई नया सिलेबस जारी नहीं हुआ है और ना ही कोई अपडेट है ऑफिशियल साइट पर। अगर कोई ऑफिशियल साइट पर नया कुछ अपडेट आएगा क्लास 11 से रिलेटेड या क्लास 12 से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी हम इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो इस चैनल पर बस बने रहना है आपको, ठीक है जी। और बाकी आपको क्या करना है, ये सेशन आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं कि एक पूरा ओवरव्यू ये है, इतने सारे इस चैप्टर में, मतलब इतने सारे टॉप चैप्टर्स जो हैं हमें पढ़ने होंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर्स हैं हमने आपको दिखा दिया है, एक पूरा ओवरव्यू मिल गया है। जब आपको टीचर्स टॉपिक्स के बारे में बताते हैं ना, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। तो आप क्या करना, पार्ट बाय पार्ट जैसे टीचर्स बताते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, खास करके लैंग्वेज वाले पेपर के लिए, आपको वैसे ही फोकस करके चलना है और बहुत जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करिए। क्योंकि क्लास 11 एक पहला आपकी शुरुआत है और यहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है ना तैयारी करने का, अभी आप कंसिस्टेंसी लगे रहोगे तो यहाँ से जो मोटिवेशन मिलेगा वो क्लास 12 के लिए बेहतर साबित होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।